This is University of Accountancy, the world of e-learning. Dear students, we are studying corporate and business law, and today our topic is of employment law. आज हम employment law में ये देखेंगे कि who is employed and who is self-employed. एम्प्लॉय कौन है और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है और ये जानना क्यों ज़रूरी होता है, ये फ़र्क समझना और ये फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं या ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिटरमिन करने के लिए कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं। इसी तरह से हम ये देखेंगे व्हाट आर द रीज़न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, और एट द एंड ऑफ लेक्चर हम कुछ एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट लॉ के मुतालिक है और स्पेसिफिकली एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के हवाले से हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉयड वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन हु वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम करता है वो एम्प्लॉय है। एक सीधा सा मतलब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दर हकीकत ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। ऑन द अदर हैंड सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? Self-employed is a person who work as an independent contractor or under contract for service. Self-employed वो शख्स है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, जो किसी की माताहत होकर काम नहीं करता, किसी के अंडर काम नहीं करता, बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है। दूसरे लफ्ज़ों में, अ पर्सन हु वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वो सेल्फ एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ामिनेशन में पेपर में भी आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कौन साइन करता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कौन साइन करता है या एग्री करता है। तो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो ये दरअसल एम्प्लॉय के एग्रीमेंट की बात होती है कि एम्प्लॉय जब एग्रीमेंट करता है या कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है विद एम्प्लॉयर तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। और सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जब कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर के साथ मुआहिदा करता है, एग्रीमेंट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। तो ये फ़र्क इंतहाई ज़रूरी है कि ये आपके सामने हो। नाउ व्हाई डज़ इट मैटर टू डिस्टिंग्विश? ये फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है? वो कौन सी वजूहात है जिनकी बुनियाद पे या जिनकी बिना पे हमें पता हो कि एम्प्लॉय कौन है और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है। रीज़न टू डिस्टिंग्विश में द फर्स्ट रीज़न इज़ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी या सोशल कंट्रीब्यूशन ये यूके के अंदर ज़रूरी होता है एम्प्लॉय के लिए भी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी, कि वो सोशली कुछ कंट्रीब्यूट करें। मसलन जो आदमी एम्प्लॉय होता है तो वो प्राइमरी क्लास 1 NIC पे करता है। NIC क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। तो ये कौमी तकाफुल या कौमी इंश्योरेंस के प्रोग्राम के तौर पर हर एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से क्लास 1 के नाम से एक तरह से इंश्योरेंस पे करता है। ऑन द अदर हैंड जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो क्लास 2 NIC ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करते हैं, कि इनके लिए ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे यानी एम्प्लॉयज़ की जगह वो ख़ुद से क्लास 2 NIC पे करें टू द स्टेट। तो अब इस वजह से इन दोनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना या फ़र्क समझना ज़रूरी होता है, पहली रीज़न। दूसरी बात टैक्सेशन की है। इनकम टैक्स इज डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर अंडर पे सिस्टम फ्रॉम द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय।
एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉइज़ की सैलरी में से पेई सिस्टम, जो कि हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इस सिस्टम के तहत इनकी सैलरीज़ में से इनकम टैक्स डिडक्ट करें और गवर्नमेंट को जमा करें। अब अगर एक शख्स एम्प्लॉई नहीं है तो उसके अर्निंग में से, उसकी ग्रास पेमेंट में से आप कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये डिडक्ट करना चाहते हैं या अगर ये आपकी ज़िम्मेदारी है तो ये तब है कि व्हेन एवर द पर्सन इज़ एम्प्लॉय, तो इसलिए ये फ़र्क ज़रूरी है। दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड आर टैक्स अंडर सेल्फ असेसमेंट एंड आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर HM रेवेन्यू एंड कस्टम। ये HM रेवेन्यू एंड कस्टम जो कि टैक्स रेगुलेटर है UK का, इसके सामने ये खुद ही जवाबदेह होते हैं और ये इन पे टैक्स लगता है सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के तहत। तो टैक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्सेशन एक फैक्टर है जिनकी वजह से हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क हमें करना होता है। तीसरा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ, एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट 1996 confers certain rights and benefits on employee such as minimum period of notice and remedies for unfair dismissal। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन देता है। किस किस्म के? कुछ बेनिफिट्स भी है। मसलन किसी एम्प्लॉय की जॉब को अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी उसको डिसमिस करना चाहते हैं, तो मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस देना ज़रूरी होता है और अगर अनफेयरली उसको डिसमिस किया तो रेमेडीज़ आर अवेलेबल। ऑन द अदर हैंड, जो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इस किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन या बेनिफिट उसके लिए अवेलेबल नहीं होती। तो ये तीसरा फैक्टर है कि वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। टॉर्टियस एक्ट्स। टॉर्टियस एक्ट्स हम जानते हैं कि ये वो एक्ट्स हैं कि आपके किसी अमल से दूसरे शख्स को कोई नुकसान पहुंचे। ये अमल आपका गैर इरादी होता है, आप नेग्लिजेंस में, इग्नोरेंस में या केयरलेसनेस की वजह से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से किसी को कोई ज़रर पहुंचे तो इसको टॉर्ट कहते हैं या सिविल रॉन्ग। अब एम्प्लॉयमेंट लॉ ये कहता है कि अगर एक शख्स एम्प्लॉई है और वो किसी के लिए काम करता है तो उसके उस अमल से किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे, कोई ज़रर पहुंचे, तो एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। जबकि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो खुद अपने अमल का ज़िम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स, टॉर्टियस एक्ट्स के मुताबिक या इस पॉइंट के मुताबिक भी हमें ये फ़र्क करना ज़रूरी होता है। सो एम्प्लॉयर्स आर लाइबल वाइकेरियसली फॉर टॉर्टियस एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान है एक शख्स और वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो वो नेग्लिजेंटली किसी को कोई नुकसान पहुंचा दें, केयरलेसनेस की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे, तो ये खुद नहीं बल्कि इसका एम्प्लॉयर इसका ज़िम्मेदार होगा। जबकि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय है तो फिर वो अपने हर अमल का खुद ज़िम्मेदार है थर्ड पार्टी के सामने। तो इस वजह से भी ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। वेट। एम्प्लॉयज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिस तरह से GST है, ये सेल टैक्स है। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी नहीं होता कभी भी कि वो रजिस्टर हो वेट के लिए, ना ही वेट उन पे लगता है, ना ही उनको चार्ज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर वो शराइत के मुताबिक हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर वेट। तो वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिटरमिन करने के लिए
क्या मैकेनिज़्म है, क्या प्रोसीजर है कि जिसके तहत एक शख्स को एम्प्लॉय करार दिया जाता है और दूसरे को सेल्फ एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कोर्ट ये टेस्ट लगाती हैं और उसके नतीजे में एक शख्स को एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय करार दिया जाता है। आते हैं टेस्ट की तरफ। A number of tests have been developed historically to determine whether a person is employed or self-employed. मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनको लगाने से या इन टेस्ट को अप्लाई करने से ये अंदाज़ा हो जाता है, हमें समझ आ जाती है कि एक शख्स एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट: कंट्रोल टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और इकोनॉमिक रियलिटी और मल्टीपल फैक्टर टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट के मुताबिक, अंडर कंट्रोल टेस्ट द कोर्ट कंसीडर्स whether the employer has control over the way in which the employee performs their duties. इस टेस्ट के मुताबिक कोर्ट ये देखेगी कि क्या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे कंट्रोल हासिल है, इस तरह से कि वो जिस तरह से काम करता है वो वर्क पैटर्न क्या एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, the way he perform his duty is decided either by or determined either by employer or it is left for employee or not। जो भी सिचुएशन, अगर ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है वर्क पैटर्न, नंबर ऑफ आवर्स या और अंदाज से उसके काम पे असरअंदाज होता है और तरह से, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर को कंट्रोल हासिल है एम्प्लॉय के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये शख्स एम्प्लॉय है। अगर कंट्रोल हासिल नहीं है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। दूसरा टेस्ट है इंटीग्रेशन टेस्ट। अंडर इंटीग्रेशन टेस्ट, अ पर्सन इज कंसीडर एम्प्लॉय if his or her work is an integral part of the employer's business and not merely an accessory to it। इंटीग्रेशन टेस्ट के मुताबिक हम उस शख्स को एम्प्लॉय जानते हैं जिसकी ड्यूटी या जिसका वर्क एम्प्लॉयर बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। अगर वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। दर हकीकत स्टूडेंट्स, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कंट्रोल टेस्ट से हमें नतीजा हासिल नहीं होता। मसलन एक सर्जन है और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम उसका ऐसा है या उसका फंक्शन ऐसा है कि मालिक को या ऑनर को उस पर कंट्रोल हासिल नहीं है। मालिक नहीं जानता, नहीं समझा सकता कि आप ऑपरेशन कैसे करें, किस मरीज़ का करें, कितना टाइम लगाए, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करें, कौन सी मेडिसिन दें। ये सारा इख्तियार सर्जन का अपना है। तो मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर को इस पे कोई भी कंट्रोल हासिल नहीं है। तो इसके मुताबिक तो फिर वो डॉक्टर एम्प्लॉय ना हुआ। यस ऑफ कोर्स, कंट्रोल टेस्ट के मुताबिक वो एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन अब हम देखें क्या इंटीग्रेशन टेस्ट के मुताबिक वो एम्प्लॉय है कि नहीं। तो देखना ये होगा कि क्या वो सर्जरी या वो जो भी मेडिकल फंक्शन है उसका, क्या इस हॉस्पिटल का, इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं। अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तो हम एम्प्लॉय कहेंगे। तो इंटीग्रेशन टेस्ट के मुताबिक वो सर्जन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर नहीं है या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंटीग्रेशन टेस्ट ये कहता है कि दरअसल एम्प्लॉयर को बाज़ सूरतों में एम्प्लॉय पे इसलिए कंट्रोल हासिल नहीं होता कि वो स्किल्ड वर्कर है और स्किल्ड वर्कर अपने प्रोफेशन के मुताबिक काम करता है, प्रोफेशन के स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक काम करता है। तो इसलिए एम्प्लॉयर जो कि
उस चीज़ को नहीं जानता, उस फील्ड को नहीं समझता, इसलिए वो कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वरना अगर उसे ये सलाहियत उसके पास होती तो वो ज़रूर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता। बहरहाल ये दोनों टेस्ट जो है, कंट्रोल टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट, ये अर्चंद के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये डिसेसिव नहीं है। अगर कोर्ट डिसीजन लेना चाहती हैं तो फिर वो इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट या मल्टीपल टेस्ट या मल्टीपल फैक्टर टेस्ट को अप्लाई करती हैं। अंडर इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट द कोर्ट विल कंसिडर मल्टीपल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू होल्ड वन ईदर एज इम्प्लाइड और सेल्फ इम्प्लाइड। ये एक सही टेस्ट है, क्योंकि कंट्रोल और इंटीग्रेशन टेस्ट अर्चंद के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट दे आर नॉट डिसेसिव इन डिटर्मिनेशन ऑफ a person's employment status. Therefore, courts take all these surrounding factors into account for determining one's status, either implied or self-employed. इसलिए कोर्ट मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करती हैं और उसके बाद एक शख्स की स्टेटस को एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय के तौर पर डिटरमिन करती हैं। द इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग वे। अब ये किस तरह से कोर्ट ये इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट लगाती हैं या अप्लाई करती हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट खुद कंट्रोल को देखेगी, वेदर द एम्प्लॉयर हैज कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय और नॉट। अगर कंट्रोल हासिल ही यस है तो ये एम्प्लॉय है, नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन दिस इज वन फैक्टर, मज़ीद फैक्टर देखने। दूसरा फैक्टर प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट का है कि वेदर अ पर्सन इज प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट बाय एम्प्लॉयर, कि जो एम्प्लॉय है क्या इसके इक्विपमेंट अपने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अपने हैं, टूल्स अपने हैं, या एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए। अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए हैं तो ही इज़ एम्प्लॉय। अगर उसने अपने यूज़, अगर वो अपने टूल्स यूज़ कर रहे, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड नहीं किए, तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये दूसरा पहलू है, दूसरा फैक्टर है। तीसरा पहलू कोर्ट ये देखेगी कि वेदर द पर्सन अंडरटेक्स द फाइनेंशियल रिस्क वाइल परफॉर्मिंग हिज जॉब। अगर यस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर नो है तो एम्प्लॉय है। फाइनेंशियल रिस्क से मुराद क्या है कि आप जो भी टास्क अंडरटेक कर रहे हैं, उस टास्क के फेलियर की सूरत में, उस जॉब की फेलियर की सूरत में वो रिस्क किसको जाएगा, यानी वो रिस्क कौन बियर करता है, वो लॉस किसका होगा। अगर ये उस शख्स का अपना है तो इसका डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट पर्सन है, तो हम कहेंगे ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो रिस्क फैक्टर डायरेक्टली, फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है उस बंदे के साथ, तो हम कहेंगे ये एम्प्लॉय है। तो ये तीसरा फैक्टर है। पावर टू हायर हिज हेल्पर या असिस्टेंट। अगर एक शख्स के पास ये इख्तियार है टू हायर हिज हेल्पर्स, डेलीगेट टास्क एंड डिसमिस देम। अगर एक बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो अपना असिस्टेंट हायर कर सकता है, फायर कर सकता है, टास्क डेलीगेट कर सकता है और उसकी जॉब को टर्मिनेट कर सकता है, तो ये सारे के सारे पावर्स, ये सारी सलाहियतें इंडिकेट दैट अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर किसी के पास ये इख्तियार नहीं है, ये पावर नहीं है, तो वो एम्प्लॉय है। तो पावर टू हायर हिज हेल्पर इज अनदर फैक्टर टू कंसीडर। मेथड ऑफ पेमेंट, वेदर द पर्सन इज टेकिंग रेगुलर पेमेंट, इफ यस देन ही इज एम्प्लॉय, इफ नॉट देन ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, अगर एक शख्स एक बिजनेस से रेगुलर पेमेंट लेता है, रेगुलर पेमेंट से मुराद क्या है, मंथली ले रहा है या क्वार्टरली या एनुअली, तो वो एक रेगुलर मेथड ऑफ पेमेंट है, तो इट मीन्स कि वो एम्प्लॉय है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो कभी भी रेगुलर पेमेंट नहीं लेता, वो इर्रेगुलर पेमेंट ले सकता है। मसलन वो शायद एक महीने के अंदर 2 दफ़ा 3 दफ़ा बिजनेस से कोई विड्रॉ करे
और हो सकता है पूरे क्वार्टर में एक दफ़ा भी ना लें। तो ये एक और फैक्टर होता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिटरमिन करने के लिए। वर्किंग हार्स, वेदर द पर्सन इज़ वर्किंग रेगुलर हार्स, अगर यस है तो एम्प्लॉय, अगर नो है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब क्या, एम्प्लॉय ने सुबह से शाम तक काम करना है, मसलन 9 to 5 काम करता है और ठीक 9 बजे आता है और 5 बजे क्विट करता है, तो इट मीन्स कि पर्सन इज एम्प्लॉय। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है किसी दिन 7 बजे आए सुबह और रात को 12 बजे तक काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस है। हो सकता है किसी दिन को 12 बजे आए और 3 बजे वापस चला जाए, तो ये एक रेगुलर वर्किंग हार्स में काम नहीं करता, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। Mutuality of obligation, whether there is mutuality obligation, if yes imply, if no then he is self-employed। इसका मतलब ये है कि कानून के मुताबिक ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम वर्क प्रोवाइड करे टू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की ये जिम्मेदारी कि उस काम जो उसे प्रोवाइड किया गया वो टास्क कंप्लीट करें, परफॉर्म करें। इसी तरह से ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि जो भी उसे काम दिया जाता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट या टास्क, तो उसको कंप्लीट करें, और इसके बदले में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जब वो टास्क कंप्लीट करें तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे पेमेंट करें। तो ये म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन है, दो तरफा ऑब्लिगेशन का एक रिलेशनशिप अगर है तो एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉयड की सूरत में ये म्यूचुअलिटी ऑब्लिगेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, पूरा महीना ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हाज़िरी दूँ, और उसकी ज़िम्मेदारी है कि मुझे काम दे, काम नहीं दिया जाता तो एट द एंड ऑफ मंथ आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी, बेशक मैंने कोई भी काम ना किया हो, क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारी थी मुझे काम देने। लेकिन जब काम नहीं दिया तो ये अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि मुझे सैलरी तो दे। इसी तरह से एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो पूरा महीना अपने बिजनेस प्लेस पे जाता है, लेकिन उसे कोई अर्निंग नहीं होती, तो एट द एंड ऑफ मंथ वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं पूरा महीना आता रहा और मुझे कुछ नहीं मिला। तो भाई ये म्यूचुअलिटी ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ, देन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। द लास्ट बट नॉट लीस्ट वन इज पर्सनल सर्विस, वेदर पर्सनल सर्विस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल सर्विस रिक्वायर होती है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सूरत में पर्सनल सर्विस रिक्वायर नहीं होती। क्या मतलब है, एक एम्प्लॉय है, किसी बैंक में काम करता है, किसी और कंपनी में है, तो उसको पर्सनली वो जिस काम के लिए हायर किया वो काम करना है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आप किसी दिन अपने असिस्टेंट को बिठा दें, अपने छोटे या बड़े भाई को बिठा दें, किसी दोस्त को ये टास्क डेलीगेट कर दें। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की सूरत में आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज मैं काम पे नहीं आ रहा, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, तो मेरी जगह मेरा छोटा भाई आ जाएगा जो वही काम करना है जो मैंने करना है। ऐसा तस्वर नहीं है। तो जब ऐसा तस्वर नहीं है तो दिस इंडिकेट योर एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, अब आते हैं कुछ एग्ज़ाम फोकस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने जो पढ़ा था ये अप्लाई करेंगे ये नॉलेज। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन एन एम्प्लॉय। यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर कौन सा है। द पर्सन ऑन देयर ऑन टूल्स, जिसके पास टूल्स अपने हैं। तो यस, दिस इज अ फैक्टर विच इंडिकेट दैट अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, कि ये बंदा अपना काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। द पर्सन इज पेड अ सैलरी नेट ऑफ टैक्स, नो, ये एम्प्लॉय होता है। और द पर्सन में नॉट डिलीगेट देयर ऑब्लिगेशन टू समवन एल्स, जी ये भी एम्प्लॉय के पास ये इख्तियार नहीं होता। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसीक्वेंस ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन एम्प्लॉयड। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कंसीक्वेंसेस क्या है। In the event of the employee's bankruptcy, the person has preferential rights as a creditor. स्टूडेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट लॉ एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रोटेक्शन देता है, कुछ बेनिफिट्स देता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप
का बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो बिजनेस के रिमेनिंग एसेट में से एम्प्लॉयज़ की आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्रेफरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसलिए ये प्रेफरेंशियल राइट्स रखते हैं एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय की हालत है। दूसरा ऑप्शन, द पर्सन कैन रजिस्टर फॉर इंचार्ज वेट। तो हमने अभी पढ़ा था कि एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी नहीं होता, कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि वो खुद को वेट के लिए रजिस्टर करते हैं। ये एम्प्लॉयर की या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ज़रूरी होता है। द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रेमेडीज फॉर अनफेयर डिसमिसल, ये भी एम्प्लॉय का के लिए है। तो ऑप्शन बी हमारे पास दुरुस्त है कि द पर्सन कैन रजिस्टर फॉर इंचार्ज वेट। क्वेश्चन 3, with regard to the test applied by the courts to determine whether a person is an employee or self-employed, which of the following describe the focus of integration test? स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है। इंटीग्रेशन टेस्ट का फोकस ये है कि, तो हमने अभी ये देखा कि इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब ये है कि क्या ये जो शख्स काम कर रहा है, क्या इसका काम एम्प्लॉयर के बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। एक पहलू ये देखा जाता है। दूसरा पहलू ये कि वो शख्स जिस पे आपको कंट्रोल हासिल नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी पास जो स्किल है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने सर्जन की मिसाल दी। तो उस नॉलेज को जहन में रखते हुए, उस कंसेप्ट को जहन में रखते हुए हम आते हैं कि कौन सी बात दुरुस्त है इंटीग्रेशन टेस्ट के हवाले से। डज द एम्प्लॉयर हैव कंट्रोल ओवर हाउ द पर्सन डज देयर वर्क, ये कंट्रोल टेस्ट की बात है। इज द एम्प्लॉय सो स्किल्ड दैट दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। यस, दिस इंडिकेट अ फोकस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट कि एम्प्लॉयज आर सो स्किल्ड दैट दे कैन नॉट बी कंट्रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। उनके पास जो स्किल है या वो जो प्रोफेशन है उस पे एम्प्लॉयर को कंट्रोल ही हासिल हो नहीं सकता। ये दिस इज अ फोकस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल कैन बी कंसीडर इन एम्प्लॉय। इनमें से कौन सा इंडिविजुअल एम्प्लॉय के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। डेविड हु इनवाइसेस हिज एम्प्लॉयर एंड इज पेड ग्रॉस, जिसको ग्रॉस पेमेंट होती है वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में से टैक्स डिडक्ट करें और नेट ऑफ टैक्स सैलरी एम्प्लॉय को पे करें। तो इस सूरत में ग्रॉस पेमेंट होती है। तो डेविड इज़ नॉट एम्प्लॉय। सैली who may delegate her work to others, सैली जो कि इसे ये इख्तियार है कि किसी और को अपना टास्क, अपना वर्क डेलीगेट कर दें, तो ये भी एम्प्लॉय का राइट या पावर नहीं है। रॉब हु इज़ प्रोवाइडेड विद हिज वर्क टूल्स बाय हिज एम्प्लॉयर, रॉब के पास जो वर्क टूल्स हैं वो उसके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए हैं। तो यस, रॉब इज़ एन एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are consequences of being an employee rather than self-employed। यानी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इसके क्या consequences हो सकते हैं। तो any two हमने सिलेक्ट करने हैं। The person does not have protection from unfair dismissal, no। एम्प्लॉय है तो ये प्रोटेक्शन आपको हासिल होती है, तो पहला नहीं है। दूसरा, the employer is vicariously liable for the tortious act of the employee perform in the course of employment। yes, this is a consequence of being an employee कि फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी जगह your employer will be held responsible and liable for all the tortious acts you committed during your employment। तो ऑप्शन 2 और दूसरा क्या हो सकता है, पे टैक्सेस डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। तो स्टूडेंट्स ये भी दुरुस्त हैं। तो 2 and 3
सही ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट to know who is employed and who is self-employed, why they are to be distinguished, what is the purpose, and what are the factors to consider and determine employment status. Similarly, what tests can be applied and how they are applied, ये हम देख चुके हैं। और इन टेस्ट और इस टॉपिक के मुताबिक हमने 5 क्वेश्चन भी देख लिए। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट लॉ ऑफ थॉट, एजेंसी लॉ, इंग्लिश लीगल सिस्टम। तो तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।